हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मज़े में होंगे। दोस्तों, हम लोग फ्रॉड के बारे में बातचीत कर रहे थे। आज इस टॉपिक को हम लोग फिनिश करेंगे एंड फिर बात करेंगे आखिरी के 2.5 वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, दैट इज फोरेंसिक ऑडिट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एंड आखिरी में आपका जो सबसे फेवरेट टॉपिक रहने वाला है वो है प्रोफेशनल एथिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। फ्रॉड के बारे में बातचीत करेंगे। आज हम लोग पूरा पूरा फ्रॉड को फिनिश करेंगे। फिर कल हम लोग बात करेंगे फोरेंसिक ऑडिट, छोटा सा यूनिट है ये, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। एंड देन वी मूव ऑन टू द एनवायरमेंटल सोशल, वो वाला जो मजा आएगा वो टॉपिक में। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ को लेके। चलिए, मेरे बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे फ्रॉड्स के बारे में। एक एक अलग अलग बहुत तरीके के फ्रॉड्स के बारे में हम लोग समझ रहे थे। आज अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट ऑपरेशनल लेवल के बारे में, जो फ्रॉड्स होते हैं उसमें, कि ऑपरेशनल लेवल में क्या होता है। तो एम्प्लॉयज क्या करेंगे यहाँ पे? देयर विल बी टैंपरिंग। टैंपरिंग का मतलब क्या होता है? अल्टरेशन। क्या करेंगे वो लोग? अल्टरिंग का मतलब क्या कहते हैं? वो लोग क्या करेंगे? अल्टरेशन करेंगे ऑफ चेक्स, ड्राफ्ट्स, ऑनलाइन पेमेंट्स, रिसीट्स एटसेट्रा। इस सब का क्या करेंगे वो लोग? अल्टरेशन करेंगे। और इससे क्या हो सकता है कि फ्रॉड हो सकता है। फ्रॉड वो भी कैसा? सर, दैट विल लीड टू फॉल्सिफिकेशन और मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। अब तो समझ, जैसे इफ देर इज टैंपरिंग ऑफ चेक्स, मतलब अमाउंट मैन्युपुलेट हो रहा है, बराबर के नहीं? अल्टरिंग ऑफ चेक्स में अपन क्या बोलते हैं? अमाउंट को अगर अल्टर करा है तो क्या होगा? यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है, आप एक्सपेंसेस बढ़ा सकते हो अगर अमाउंट्स आपने चेंज कर दी तो। अगर सिग्नेचर आपने फोर्स करी, बराबर है, क्या किया? इफ देर इज फोर्स्ड सिग्नेचर, अल्टर किया मतलब क्या? आपने सिग्नेचर फोर्स करी, तो क्या हो सकता है? फेक पेमेंट्स हो सकते हैं। फेक पेमेंट्स हो सकता है, तो उससे अकाउंट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं। या तो अपन क्या कहते हैं कि अगर आपने कोई पेई का नाम आपने अल्टर किया, यहाँ पे पेई नेम आपने अल्टर कर दिया, तो देर विल बी व्हाट? डमी पेमेंट्स आपको और दिख सकते हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा? बहुत सारे हम लोग अकाउंट्स में एम्प्लॉइज ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? चेक ऑनलाइन इसमें कर। अब ये जो क्या होता है ना, ये चेक्स की बात होती है। ठीक है, कि सर क्या किया हमने यहाँ पे, कि सर आपने चेक्स ये वगैरह किया, इसके लिए ये फ्रॉड हुआ। बट इधर क्या बोलता है? ऑनलाइन पेमेंट्स, ये इसके लिए क्या है? ऑनलाइन पेमेंट्स कर दोगे तो ये एक प्रोटेक्शन है। दे आर कंसिडर्ड एज व्हाट? अ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म, कि जिसमें क्या होता है, ये अबाउ फ्रॉड्स को हम लोग रोक सकते हैं ऑनलाइन। बट कभी कभी क्या हो सकता है कि अगर जो पेई है वो डमी पेई ऐड कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। और अभी इधर एक एग्जाम्पल बहुत भारी दिया है भाई, एटीएम का। एटीएम एक अच्छा, क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है दैट हैज इनहेरेंट कंट्रोल गैप्स। अब एटीएम में क्या इनहेरेंट कंट्रोल गैप्स है, आइए जरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड वन स्वाइप द ट्रांजैक्शन is put through the system without need for the signature of the payer. तो we don't know यहाँ पे कि who initiated the payment, बराबर? क्या बोल रहा है यहाँ पे कि without knowing who made payment, किसने खर्चा किया ये बता नहीं सकते। तो क्रेडिट कार्ड की ये दिक्कत है, स्वाइप कर लिया, सिग्नेचर की जरूरत नहीं, तो किसने पिन डाला, बात खत्म हो गई। नो नीड फॉर सिग्नेचर, विदाउट नीड फॉर सिग्नेचर। अभी ये तो हो गया कि किसने किया पता नहीं, पेमेंट तो हो गया, फिर किसको ब्लेम करें? एम्प्लॉयज को अगर पिन पता चल गया, कार्ड हाथ में लग गया, तो भाई गजब। तो ये प्रॉब्लम है ना, इसलिए आपको मम्मी पापा तो आपको भी बोलते होंगे कि बेटा संभाल के रखना कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी को पिन मत बताना।
आरबीआई मार्केटिंग करता है, प्रमोशन करता है कि अपना पिन सुरक्षित रखिए, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, ये ध्यान से समझना भाई, ये शायद आपके जान परिजन में अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो ध्यान में रखना। ये क्या बोलता है, अनऑथराइज्ड क्रेडिट्स इन द बैंक अकाउंट्स थ्रू एन एटीएम, थ्रू व्हाट एटीएम, is an immense source of threat to the recipients, including bribery allegations, unless they lodge a complaint with the regulatory authorities in a prompt manner. अभी क्या होता है आप समझिए कि जैसा फर्स्ट ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, टैंपरिंग हो रहा है। अब ये एग्जाम्पल जरा ध्यान से सुनना। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला अपन ने, ये आपका एटीएम मशीन है ये, ठीक है, ये एटीएम मशीन है ये। अब यहाँ पे आपने जो आपका क्रेडिट कार्ड है, ये क्रेडिट कार्ड आपने क्या कर दिया, इसको, ये क्रेडिट कार्ड आपने स्वाइप कर दिया। दिस इज नंबर 1 क्रेडिट कार्ड। सो भाई क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया यहाँ पे आपने, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है आप समझिए बात को। क्रेडिट कार्ड स्वाइप तो हो गया, बट इसमें कैसे पिन नंबर डालना पड़ता है ना। सो वी डोंट नो, वी डोंट नो हु मेड पेमेंट, किसने पेमेंट किया पता नहीं ना सर। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा फ्रॉड को, एम्प्लॉय किसने चोरी करी है, पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 क्या कहता है, आजकल हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिपॉजिट कैश, वी कैन डिपॉजिट कैश इन बैंक अकाउंट यूजिंग एटीएम, ठीक है ना। अभी क्या है, हम लोग दुनिया को अपना बैंक अकाउंट नंबर फ्रीली बताते हैं, उसमें क्या, क्योंकि आपको पैसा जमा करना है तो आपको तो बताना पड़ेगा ना कि आपका बैंक अकाउंट क्या है। अभी इधर क्या सीन होता है कि कोई एटीएम के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर देता है, एंड नाउ ये अनऑथराइज्ड है। सर ऐसा कोई भी हमारे अकाउंट में अनऑथराइज्ड डिपॉजिट क्यों करेगा, अच्छा ना सर, करने दो ना, हमें तो फायदा है ना। अनऑथराइज्ड क्रेडिट, बराबर के नहीं। और ये अनऑथराइज्ड क्रेडिट का क्या हो जाएगा, तुम समझे नहीं है, पैसा आ गया, कहां से आ गए भाई हमें तो पता नहीं, मजा आ गया, ये तो ऐसा नहीं है। फिर आपके अगेंस्ट वो क्या करेंगे, एलिगेशंस का लगाएंगे, अबाउट व्हाट, अबाउट ब्राइबरी। वो बोलेंगे कि देखो हमने इन्हें पैसे दिए थे हमारा काम करवाने के लिए, इन्होंने हमसे पैसे लिए, ये कंपनी चोर है, ये लोग, हमें धमकाया गया, हमने पैसे जमा कराए। हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप तो बोलेंगे ओ माय गॉड ये कैसा हो गया, क्या मैंने तो कुछ नहीं किया। तो इसीलिए वो कहता है कि ऐसे केस में अगर आपको कहीं से भी कुछ भी पैसा आ जाता है तो यू शुड डू व्हाट, यू शुड लॉन्च कंप्लेंट। वो पैसा रख के मत बैठो, कभी भी कुछ भी दर्द हो सकता है। तो ये एटीएम का इनहेरेंट वीकनेस है। एक तो कोई भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लेगा तो पता नहीं चलेगा आपको, तो वो संभाल के रखना। दूसरा, अनऑथराइज क्रेडिट हो गया, एलिगेशंस लगाएंगे ब्राइबरी के तो प्रॉब्लम है, बराबर है। सो देयरफॉर ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या कहता है, care should be taken that the name of the payee in the payment transactions in the books and checks issued for therein for payment is not fabricated to wrongly codify and book against the improper account head। नाम अल्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग बात करते हैं। सो ऐसा ये फर्स्ट टाइप का फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, एम्प्लॉयज ये चोरी कर सकते हैं ऐसा, तो जिसमें ये सारी बातें हो सकती है। शाल वी मूव अहेड नाउ बच्चों, यस सर। सो फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर है एकदम भाई, ये सब चीजें पढ़ो चैप्टर को, बहुत मजा आएगा, अलग अलग लेवल पे फन है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए,
कि क्या क्या एक्टिविटीज किस किस तरीके से फ्रॉड्स हो सकते हैं। अभी बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज ऑफ बुक रिकॉर्ड्स। ऑफ बुक रिकॉर्ड्स की अगर बात करें, सो क्या कहता है, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में नहीं आता है। दे आर केप्ट ऑफ बुक, दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो दीज फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस आर व्हाट, दे आर हेल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, ऑफ बुक्स, नॉट शोन इन द रिकॉर्ड्स. So the fraud perpetrator misappropriates the cash before these are recorded in the books and before the sale is recorded in the books. तो कैश बिफोर दीज आर रिकॉर्डेड और बिफोर द सेल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, वो कैश को क्या कर लेता है, उसको मिसअप्रोप्रिएट कर लेता है. जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे ये हो गया अपने फर्स्ट. अभी दूसरा क्या कहता है, ये ऑफ बुक फ्रॉड्स. अभी ऑफ बुक फ्रॉड्स का एकदम बेस्ट आप समझिए कि इसमें क्या हो जाता है. अभी फर्स्ट पॉइंट, जैसे अपन ने मान लो अपन सेल्स कर रहे हैं और इस सेल में हमने जो है कस्टमर को, मतलब सेल्स स्टाफ को बोला कि देर इज 15%, क्या बोला अपन ने, देर इज 15% व्हाट डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट दिया हमने, बराबर के नहीं. अब बट ये डिस्काउंट जो है, दिस डिस्काउंट इज नॉट कम्युनिकेटेड टू कस्टमर्स. सो अगर मान लो सेलिंग प्राइस इज ₹100, डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹15, collect ₹100 from customer and record sales as ₹85 and keep ₹15 with himself. तो ये 15 रुपए का जो ये फ्रॉड हुआ, ये भाई ये कभी बुक्स में आया ही नहीं, ये बुक्स में कभी आया ही नहीं. तो इसको बोलते हैं अपन ऑफ बुक फ्रॉड्स. ये समझ में नहीं आया ना सर ये कभी तो. सो ऐसा ही है. सो द फ्रॉड परपेट्रेटर मिसअप्रोप्रिएट्स द कैश बिफोर दीज आर रिकॉर्डेड और बिफोर द सेल इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स. कसला भारी है, ऐसा दिमाग लगाते हैं लोग. कैसा डिटेक्ट करेगा, क्या बोला इसने कि दीज फ्रॉड्स आर डिफिकल्ट टू अनअर्थ एज द कैश और कलेक्शन इज टेकन ऑफ बिफोर द अकाउंटिंग एंट्रीज इज मेड. तो अगर ये ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, अगर आप पब्लिकली देखो ये इंटरनल कम्युनिकेशन किया है और फिर वो फ्रॉड हो सकता है. बट अगर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में है कि हम लोग बाकायदा बोर्ड्स लगाए हैं, मार्केटिंग करे हैं, एडवर्टीजमेंट है, वेबसाइट पे दिख रहा है, तो फिर वो चोरी होना मुश्किल है. बट अगर ये अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स में है, सो डेफिनेटली दिस अराइजेस इन द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट and in rural economies where banking habits are relatively underdeveloped. These are difficult to establish because there is again what, क्या बोला, absence of the audit trails and more prevalent in the business that have extensive cash dealings. जहाँ पे ज्यादा कैश, क्योंकि ये कैश में ही होगा ना, अकाउंट में आया तो बात ही खत्म हो गई. सो ये कैश में होता है. These are difficult to uncover as the means adopted could include printing of receipts or bills outside the system. ये अलग, ये और अलग बोल रहा है ये तो. सो इसमें क्या हो सकता है, दिस कुड इंक्लूड व्हाट, प्रिंटिंग ऑफ रिसीट्स और बिल्स आउटसाइड द सिस्टम. हम क्या करेंगे, आपको कच्चा बिल, मतलब दूसरा बिल अपन बुक करके देंगे. इधर ऐसा क्या होता है, जो दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं अपन इसको, दूसरा कच्चे ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना, बराबर है, कच्चे में, ऐसा आपने सुना होगा, बराबर.
या अपन क्या बोलते हैं इसको, ऑफ बुक में ही, मतलब इसके लिए नो ऑफिशियल रिसीट्स, या अपन उसको क्या बोलते हैं इसको, चिट्ठी पे देना, बस चिट्ठी पे, कच्चे में, चिट्ठी में, नो ऑफिशियल रिसीट्स। तो इसमें क्या होता है, कभी आप अगर ज्वेलर के पास भी जाओ तो उसको वो पूछता है आपको कच्चे में चाहिए या पक्के में चाहिए। अरे सर इसका मतलब क्या होता है कच्चे में चाहिए पक्के में चाहिए? तो वो आपको चिट्ठी पे देता है, वो मतलब जो भी आपका हिसाब है ना, वो ऑफिशियल बिल नहीं देता उसका, वो एक नॉर्मल चिट्ठी प्रिंट करता है, उस पे लिखता है वो ओके 10 ग्राम है ये, इसका भाव ये है ऐसा, ठीक है, डेट लिख के दे देता है, आपका है ये, और इसका टोटल अमाउंट देता है कच्चे में। सो दिस इज नेवर एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। this transaction this transaction is never entered in books of accounts। ये कभी भी बुक्स में एंट्री नहीं होता, तो ये ऑफ बुक है ये, और उसका चिट्ठी वगैरह अलग से रिकॉर्ड की है, कितनी बार इनकम टैक्स जो रेड मारता है, ये ऐसे कच्चे व्यवहार उनको मिलते हैं, कच्चे ट्रांजैक्शंस इनको मिलते हैं। तो ऐसा ही है, द रिसीट्स एंड बिल्स आर आउटसाइड द सिस्टम। The above fraudulent schemes can be established based on circumstantial evidence और validation through external sources। कैसे डेट करेंगे इसको? So this is established by external sources only, कि कस्टमर बैलेंस, कंफर्मेशन, कस्टमर कॉपी, कस्टमर से ही पूछेंगे ना तो कोई मतलब ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा इसके बारे में कभी। These are also further supplemented by external evidence, background checks, surveillance, etc. Verification of all the receipts and receipts of the stock recorded in the stock register is another way। आप स्टॉक रजिस्टर चेक कर लीजिए, स्टॉक रिकॉर्डेड इन स्टॉक रजिस्टर, तो वो हेल्प हो जाएगा आपको उसको डिटेक्ट करने के लिए। क्या बोलते समझा क्या? ऑफ बुक्स मतलब ये जो है दोस्तों, ये कभी बुक्स में आया ही नहीं, ठीक है। सो ये जो दो बातें हुई यहाँ पे, जरा इसको आप फटाफट फटाफट आप भी कच्चे में इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट स्क्रिबल करो उसको। चलो, सो लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर। तो एक अपना टेम्परिंग वाला फ्रॉड अपन ने देखा, चेक्स ऑनलाइन पेमेंट्स में कैसे फ्रॉड होता है, और दूसरा अपन ने ऑफ बुक फ्रॉड्स देखा, तो उसके बारे में हम लोग ने स्टडी कर लिया।
ये कैश मिस अप्रोप्रिएशन, कैश की हेरा फेरी, ये हम लोग ने पढ़ लिया था इसको। कैश मिस अप्रोप्रिएशन ये मतलब होमवर्क के लिए दिया था आपने, उम्मीद कर रहा हूँ आपने पढ़ा होगा कि कैश को डिले करना अकाउंट करने के लिए, बराबर। फिक्टिशियस, टीमिंग एंड लीडिंग, इसकी टोपी उसके सर, पहले इससे पैसा लेने का, फिर इसका पैसा चुराने का, ए से पैसा आया उसका चुराने का, फिर बी ने जो पैसा दिया तो वो ए के अकाउंट में एडजस्ट करने का, फिर वो क्या करने का, सी से जब आएगा तो बी के अकाउंट में एडजस्ट करने का, ऐसा इसका टोपी उसके सर, ये करते जाने का। इसको बोलते हैं अपन क्या, टीमिंग एंड लीडिंग। ओवरलैपिंग, फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट्स, बराबर। फॉल्स बिल, फेक बिल्स, जो आप लोग इधर देख मेरे पास, जो ऑफिस में करते हैं ना रीइंबर्समेंट के लिए, झूठा झूठा दिखाने का कि सर ज़्यादा किलोमीटर हो गए, सर वो उधर खाना खाया, इन्फ्लेट करके देने का बिल, है ना। तो वो चक्कर में उसको अपन क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट्स, राइट। चलिए, नाउ वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट इज दी एक्सपेंस रीइंबर्समेंट स्कीम्स। क्या बोलेंगे अपन, एक्सपेंस रीइंबर्समेंट, ये वाला पॉइंट है वो। सो ये फ्रॉडुलेंट डिसबर्समेंट तो आपने फेक बिल्स पे किया। अब फ्रॉडुलेंट इज व्हाट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉय रिसोर्टिंग टू ट्रीटिंग their पर्सनल एक्सपेंस incurred फॉर द बिजनेस पर्पस एंड देन क्लेमिंग व्हाट, रीइंबर्समेंट। कितने लोग अभी तुम ऑफिस में ऐसे करते हो ना, क्या करते हैं आप लोग, सर हम लोग पर्सनल पर्पस के लिए पर्सनली हम लोग ने कैब बुक किया पर्सनल, बट अब वो कैब का बिल जो है ये हम लोग क्या दिखाएंगे सर, ये बताएंगे सर ऑफिस एक्सपेंस है, सर हम मिलके कैब से गए थे तो इसको आप रीइंबर्स कराएंगे। तो पर्सनल खर्चा लोग क्या कराते हैं, उसको रीइंबर्स कराते हैं। सो इसको बोलते हैं एक्सपेंस रीइंबर्समेंट स्कीम्स। इन सम केस द एम्प्लॉयज में गेट रीइंबर्स्ड बाय थर्ड पार्टीज, बराबर। थर्ड पार्टीज से रीइंबर्समेंट लिया आपने तो आपका क्लाइंट भी रीइंबर्स करा के देता है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, थर्ड पार्टी से भी रीइंबर्स करा लोगे और आप आपके कंपनी से भी रीइंबर्स करा लोगे। सो मल्टीपल एक्सपेंस स्कीम्स बेस्ड ऑन व्हाट, एक तो डुप्लीकेट बिल से क्लेम करोगे, बराबर, या फोटोसेट कॉपीज। तो ऐसा आप क्या करोगे, ये आप फ्रॉड करोगे। समझ में तो आ रहा है कैसे हंस रहे हो आप, हैं चिढ़ के, ठीक है। सो ऐसा ये फ्रॉड है, एक्सपेंस रीइंबर्समेंट स्कीम्स। अभी उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो बात करते हैं अबाउट व्हाट, पेरोल फ्रॉड। पेरोल फ्रॉड मतलब क्या है, यहाँ पे वी टॉक अबाउट इज द डमी और व्हाट वी कॉल इट एज द घोस्ट वर्कर्स, कि वो वर्कर्स है नहीं बट दिखाने का कि वो है। द पेरोल फ्रॉड कुड इंक्लूड व्हाट, पेमेंट टू नॉन एग्जिस्टेंट एम्प्लॉयज or in a contractual arrangement inflating the manpower resources than actually deployed, clear, while billing the client। तो अपन क्या करेंगे, जब बिलिंग करते हैं, जो कोई क्या बोलते हैं एजेंसी सर्विसेज होते हैं ना, जो मैन पावर प्रोवाइड कराता है, तो वो बोलता है 10 एम्प्लॉयज का बिल बता दे भाई, भेज तू 5 ही, 5 का खर्चा, अपन वो 5 एक्स्ट्रा ज़्यादा खर्चा दिखा देंगे, ऐसा। इट मे इंक्लूड हायर पे देन द एक्चुअल डिसबर्समेंट। दिस प्रोसेस वुड रिक्वायर अ डिटेल्ड रिव्यू। इसको ढूंढने का है तो क्या करना पड़ेगा दोस्त, इसका डिटेल्ड रिव्यू करना पड़ेगा, उनके बैंक अकाउंट चेक करने पड़ेंगे, जो स्टैच्यूटरी उनको जो टीडीएस डिडक्ट होता है, पीएफ उनका डिडक्ट होता है, तो ये सब चीज़ें अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स को चेक करना है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये चोरी आप पकड़ सकते हो, ठीक है ना। सो ये पेरोल फ्रॉड है, जम गया यहाँ पे, यस सर। So this is the different types of what, expenses के fraud। Now we go ahead and talk about is the commission schemes। commission schemes में हम लोग क्या कहते हैं कि what we get is a, मतलब आप पहले पढ़ेंगे इसको तो आपको शायद और क्लिक होगा, और फिर एग्जाम्पल्स के साथ भी डिस्कस करते हैं। सो कमीशन स्कीम्स की बात करते हैं। क्या होता है, द सेल्समैन एग्जैजरेट द सेल्स थ्रू फिक्टिशियस बिलिंग्स। सेल्समैन क्या करते हैं, सेल्स ज्यादा दिखाते हैं, जिससे क्या करते हैं वो लोग, वो फेक बिलिंग करते हैं टू अर्न हायर कमीशन और alter the sales price of the product sold from those stipulated by the company
और शेयर द सेल्स वॉल्यूम अचीव विद अदर एम्प्लॉइज टू शेयर हायर कमीशन। क्या लिखा है आप समझिए बात को। सेल्समैन क्या करता है, एग्जैजरेट करता है सेल्स थ्रू फिक्टिशियस बिलिंग्स, बराबर है। तो सेल्स फेक बिल्स दिखाता है और बोलता है सर ज्यादा सेल हो गया है, तो इससे उसको क्या मिलता है, कमीशन ज्यादा मिलता है, ठीक है। दूसरा, सेल्स प्राइस अल्टर करेगा ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड फ्रॉम दो स्टिपुलेटेड बाय द कंपनी, तो वो फ्रॉड करेगा, अल्टर द सेल्स प्राइस एंड देन शेयर द वॉल्यूम्स अचीव्ड विद अदर एम्प्लॉइज टू शेयर व्हाट, हायर कमीशन। अब जैसे क्या होता है ना, आप समझिए, ये कमीशन जो है ना, ये क्या होता है, हम लोग इसको बोलते हैं क्या, परफॉर्मेंस लिंक्ड। ये जो इंसेंटिव्स होते हैं, ये परफॉर्मेंस के हिसाब से बोनस दिया जाता है। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स क्या होता है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव होता है। तो व्हाट हैपेंस इसकी, हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा इंसेंटिव हम लोग देते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे केस में क्या होता है, आप समझिए, अभी दो टाइप का सेल होता है। एक डायरेक्ट सेल होता है जिसके लिए उसे कोई कमीशन नहीं मिलता है, और एक जो होता है थ्रू सेल्समैन होता है। तो क्या होता है, जो डायरेक्ट होता है ना, तो उसके थ्रू उसको कमीशन नहीं मिलता है, जो डायरेक्ट होता है उसके थ्रू, ठीक है ना। तो डायरेक्ट के थ्रू नो कमीशन, थ्रू सेल्समैन यस कमीशन। कभी कभी वो क्या करेगा कि जो डायरेक्ट हुआ है ना, वो डायरेक्ट बताएगा कि सर वो भी मैंने ही बेचा है। हाँ, जो डायरेक्ट हुआ है वो भी बोलेगा मैं नहीं बेचा है। तो इससे क्या हो जाएगा, ही विल एग्जैजरेट द सेल्स। जो सेल है वो उतना ही है, बट वो बताएगा कि मैंने वो किया है, बराबर के नहीं। तो ऐसे केस में ही विल ट्राई टू गेट मोर कमीशन। कंपनी का कमीशन ज्यादा जाएगा तो कंपनी का कॉस्ट हो जाएगा ना, ये तो प्रॉफिट में तो कम में हो जाएगा ना ये। तो इसीलिए वो एग्जैजरेट करेगा सेल, डायरेक्ट सेल को भी अपना सेल बता देगा। कमाल है, ऐसे करते हैं लोग फॉर हायर कमीशन। फेक बिल्स दिखा देगा टू अर्न हायर कमीशन, बराबर है। वो बोलेगा सर वो क्रेडिट सेल हुआ है, वो क्या बताएगा, सर वो क्रेडिट सेल हुआ है, पैसा आएगा बाद में। फेक बट विथ सेल, क्रेडिट सेल, फेक क्रेडिट सेल्स। एक्चुअल सेल है तो कैश कहां से लाएगा, कैश कहां से दिखाएगा। तो ये पॉसिबल है क्रेडिट सेल में। ये तो आप क्या बोलोगे, सर फेक बिलिंग दिखा रहा है, बिजनेस में पैसा तो दिखाना पड़ेगा ना। सही बात बोल रहे हो। तो ये फेक पॉसिबल है कब, थ्रू क्रेडिट सेल्स। बता देगा सर माल बेच दिया है, पैसा आना बाकी है, आप मेरे को कमीशन दो पहले। समझा बात को, ऐसा। या क्या कहता है उसमें, द शेयर ऑफ व्हाट, सेल्स वॉल्यूम अचीव विद अदर एम्प्लॉइज। अभी कभी कभी क्या होता है, आप समझिए बात को, कि जब हम लोग ये कमीशन की बात कर रहे हैं, कमीशन की बात कर रहे हैं, सो आप मान लो, हमने क्या बोला, अगर तुम 1000 से 10,000 तक आप बेचोगे माल, तो आपको 2% कमीशन। अगर तुम 10,001 से 50,000 तक का माल बेचोगे तो तुम्हें 5% कमीशन। 50,001 से लेके रुपीज 1,00,000 तक अगर बेचोगे तो तुम्हें 10% कमीशन। और रुपीज 1,00,000 के ऊपर अगर बेचते हो तो आपको 15% कमीशन। ऐसा क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तुम समझो अलग अलग क्या होती है, ये पॉलिसीज होती है, ठीक है ना। अब अगर किसी एम्प्लॉय का मान लो इतना ही सेल हुआ है, तो उसको बहुत, मतलब अगर मान लो ए का इतना ही हुआ है, बराबर के नहीं, और बी का इतना ही हुआ है, सी का इतना ही हुआ है, तो अभी इनको बहुत कम कमीशन मिल रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे भाई, ऐसा इंडिविजुअली अपने को बहुत कम कम कमीशन मिल रहा है, एक काम करते हैं दोस्त,
अपन क्या करते हैं, अपन सबका जो है ना ऐड कर लेते हैं, अपन बताते हैं कि ए ने ही इतना बेचा है, सबका ऐड कर लेते हैं और उसको मिलेगा 15%, और फिर ये हम सब में बांटेंगे तो भाई सबको ज्यादा ज्यादा मिलेगा ना फ्रॉम एक्चुअल। तो अरे भाई ये एम्प्लॉयज कुछ भी कर सकते हैं ज्यादा कमीशन पाने के लिए। सो ऐसे अलग अलग वो क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं कि जिससे वो लोग कमीशन ज्यादा ऑब्टेन करने की साजिश रचेंगे। So commission schemes in mega deals backed by legal documents are often tools used to camouflage kickbacks. Kickbacks मतलब क्या कहते हैं यहाँ पे, अभी अपन अपना मालिक कमीशन दे रहा है वो अलग, अभी इधर क्या कहता है कि सामने वाले से किकबैक लेने का मतलब वो क्या बोलता है कि मैं तेरे को अभी ऐसा, दिस इज व्हाट आर एम्प्लॉय, और यहां पे जो है दिस इज व्हाट इज वेंडर। सो वेंडर को अपन क्या बोलेंगे, भाई सुन, तू हमको जब देगा ना तो तू हाई प्राइस पे बिलिंग कर, हाई अमाउंट पे बिलिंग कर। तू ये बोलता है मेरा क्या फायदा, वो बोलता है मैं, ये एम्प्लॉय क्या बोलता है, मैं इधर क्या करता तेरा ये सैंक्शन करता हूं मेगा डील, मैं सैंक्शन करता ना इधर, बदले में, बराबर के नहीं, मैं ये सैंक्शन करता हूं और अब बदले में तू मुझे क्या देगा, तेरे को तो हायर दिया ना, ये तेरा सैंक्शन कराने के लिए तू क्या कर, ये मैं तेरा सैंक्शन करा दूंगा, बदले में तू क्या कर, मुझे कमीशन दे, किकबैक दे, तेरे को फायदा हुआ ना, वेंडर को बोल रहे तेरे को फायदा हुआ ना, आधा तू रख आधा मेरे को दे। समझे नहीं आप बात को? जैसे अगर मान लो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल है मान लो ₹100, ये क्या वेंडर को बोलता है तू बिलिंग कर कितने में, 150 रुपया, तू 150 में बिलिंग कर, मैं सैंक्शन कराता हूं। अब जो एक्स्ट्रा ₹25 है ना, सॉरी जो एक्स्ट्रा 50 है ना, वो 25 तू रख और 25 मेरे को दे, तो ये बोलता है ये 25 मेरे को दे, एंड दिस 25 इज कॉल्ड एज व्हाट, किकबैक्स, कमीशन। बोलता है वो सामने वाले, तू तू ये करके दे मेरे को, ऐसा, इसको बोलते हैं किकबैक्स। दिस इज ऑफन डिफिकल्ट टू अनकवर एंड वुड नीड अ सप्लीमेंटेड बाय मॉनिटरी ट्रेल अक्रॉस द एंटिटीज एंड जियोग्राफीज। ऑडिट ट्रेल जैसे मनी का ट्रेल, पैसा कहाँ गया, किसको गया, कैसे आया, वो सब क्लियर है एकदम? यस। सो डियर फ्रेंड्स, these are the different types of what the frauds that can happen at operational level, बराबर, by the employees। अब ये तरह तरह के फ्रॉड्स की जब बात कर रहे हैं, सो इधर ये एक्चुअली हेडिंग नीचे नहीं गया, ये आप इसको अलग से हाईलाइट करके रखिए कि प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, कि इसको अपन अभी कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। सिंपल एकदम रीड करना है, बहुत इजी है, फ्रॉड्स समझ में आना चाहिए, और एग्जाम में यही आपको क्वेश्चन आएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड दैट कैन हैपन, जो ये लिस्ट हम लोग ने पढ़ा नहीं है। सो एक तो फ्रॉड फॉर पर्सनल गेन्स लाइक ब्राइबरी, कॉर्पोरेट फ्रॉड्स लाइक एडवांस बिलिंग, डमी कंपनीज, मनी लॉन्ड्रिंग, एंड ऑपरेशनल लेवल में एम्प्लॉयज क्या क्या फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये तमाम फ्रॉड्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्या काम करेंगे। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू इन्वेस्टिगेट द टाइप of fraud aforementioned, the investigating accountant should ascertain the exact duties of the person concerned who is suspected to have committed the fraud। वो व्यक्ति का पहले एग्जैक्ट एक एक स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स ध्यान में रखो, फिर नोट करेंगे इसको। तो ऊपर के जितने भी फ्रॉड्स को हम लोग को ढूंढना है, तो हमारा काम क्या है कि एग्जैक्टली वो पर्सन का काम क्या है उसको ढूंढना है, कि बाबा व्हाट इज द नेचर ऑफ द एग्जैक्ट ड्यूटीज। तो वो ड्यूटीज वो कर रहा है नहीं कर रहा है वो हम लोग देखेंगे। हिज रिलेशनशिप टू द जनरल रूटीन ऑफ द ऑफिस, circumstances in which any known instances of defalcation have come to light. Such an inquiry would give a clue to promising avenues of what investigation. Greater the authority, अब ड्यूटी समझ में आ गई, greater the authority of individual suspected of the fraud, wider would be the field which would have to be covered by the investigation। क्योंकि जितना ज्यादा ऑथोरिटी हो जाता है उतना बड़ा उसको क्या मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है उसको, क्या बोलते हैं, उतना ज्यादा उसे अपॉर्चुनिटी मिलता है ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड।
At times, the accountant is called to investigate suspected fraud. The details of the nature whereof is not known. In this case, then what we have to do is localize the source of fraud, कि कहाँ वो fraud हो रहा है. अगर general fraud के बारे में बात हो रही है तो the investigation accountant will have to study financial and accounting structure of the organization. As the first step, he should examine the line of responsibility between the various members. He should look the system of internal control in operation to spot out the weakness that may exist. Relying on the above study, he should direct his inquiry towards those aspects of the business where there has been excessive control in the hands of a single person, that is greater authority, without any supervision. ठीक है. सो क्या क्या हुआ यहाँ पे. पहले ये किकबैक का एक एग्जांपल आप स्क्रिबल कर लो फटाफट. कमीशन और किकबैक लिख लिया क्या. एक बार नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं अभी. सो नाउ वी राइट व्हाट. एक ये स्टिक नोट लगा के आप बस मेन पॉइंट्स अब वहां पे जो हाईलाइट करे हमने उसको आप स्क्रिबल कर लो, या आपके नोट्स में आप लिख लो. प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड्स. पॉइंट नंबर 1, ascertain exact duties of person, excessive powers. फिर उसके बाद नेचर ऑफ फ्रॉड अननोन. लोकलाइज द फ्रॉड, कि कहाँ हो सकता है. स्पॉट वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल. लिख लो ये 4 बातें.
चलो, सो यहां से आगे बढ़ते हैं अभी अपन. नाउ वी गो अहेड and some situations in which money can be embezzled. बराबर. तो ये कैश रिसीट्स, ये आपको होमवर्क के लिए पढ़ने बोला था. ये इन्फ्लेटिंग कैश, ये वेरिफिकेशन उसका. चलिए अभी ये वाला पार्ट पढ़ते हैं. ये वाला आपको पढ़ाना था. फ्रॉड्स थ्रू सप्लायर्स लेजर. सप्लायर मतलब जो अपना वेंडर है उसके थ्रू फ्रॉड करेंगे. तो उसमें भाई वही वही है यार, फेक या डुप्लीकेट. fictitious, fake, duplicate as purchase in the accounts of suppliers and then misappropriating the amounts when the payments are made. ठीक है. Suppressing credit notes issued by the suppliers and withdrawing the corresponding amounts not claimed by them. ये समझा गया आपको. Suppressing what? Credit notes. हम वो क्रेडिट नोट उन्हें देते हैं बराबर कि आपके पास जो पैसा है वो हमारा, मतलब जो आपका पैसा हमारे पास है उसको कम दिखाते हैं. एंड देन विड्रॉइंग द करस्पॉन्डिंग अमाउंट्स. विड्रॉइंग द अमाउंट्स अनक्लेम्ड बाय सप्लायर्स फॉर वन रीजन और द अदर बाय शोइंग दैट द सेम हैज बीन पेड टू देम. सप्लायर कुछ अभी मतलब ये जो दो पॉइंट्स है ना, मतलब ये क्या है, ये सप्लायर जो है वो पैसा मांगना भूल गया या पेटी अमाउंट थी तो वो रह गया उससे. तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, उसने जो अनक्लेम्ड अमाउंट बाय सप्लायर, ये क्या बोल रहे हैं अपन यहां पे, दिस इज दी अनक्लेम्ड अमाउंट बाय सप्लायर. ठीक है. तो अनक्लेम्ड अमाउंट बाय सप्लायर जो है वो उसने क्लेम नहीं किया तो अपन एम्प्लॉय क्या करेगा, उसका फायदा उठा लेगा. Accepting purchase invoice at a higher price than the market price and collecting the excess amount paid in cash from the suppliers. क्या करने का, accepting purchase invoice ज्यादा इस पे, बराबर के नहीं, और फिर the considerably higher prices than the market and then collecting the excess amount paid in cash. तो ऐसे कुछ ये वेंडर लेजर के थ्रू क्या होता है, ये फ्रॉड कर सकते हैं. सो ये बैलेंस को कैसे वेरीफाई करना है एक बार इसको रीड कर लीजिएगा. हाउ टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ इट. नॉर्मल अपने ऑडिट का काम ही है. डन. अभी ये कस्टमर्स लेजर, मतलब ये कौन है, अपना जिसको अपन सेल करते हैं. ये क्या था, वेंडर मतलब जिससे हम लोग परचेस कर रहे थे. अभी ये कस्टमर लेजर. तो इधर क्या होगा, टीमिंग एंड लीडिंग, जो ऊपर आपको होमवर्क के लिए दिया था उसमें ये पॉइंट आपको पढ़ा देता हूं मैं. सो टीमिंग एंड लीडिंग में क्या हुआ, मिसअप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम अ कस्टमर and crediting his account by the amount paid by him only when the amount is subsequently collected by another customer, repeating the practice. मतलब अब क्या हो गया यहाँ पे, ए जो है उसने मान लो 100 रुपए दिए, बराबर है. हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ओनली वॉट ₹50, फ्रॉड हो गया 50 का. अभी उसके बाद जब बी ने मान लो 200 रुपए दिए तो बी के लिए हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कितना, बी के लिए रिकॉर्ड करेंगे ₹150 और इधर के जो 50 है
इधर के जो ₹50 है ये क्या करेंगे, इधर एडजस्ट कर लेंगे। तो एक ने दिया हुआ पैसा दूसरे के अकाउंट में एडजस्ट करने का, इसको बोलते हैं टीमिंग एंड लीडिंग। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, मिस अप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम अ कस्टमर and subsequently adjusting his account by creating the amount on account of allowance or rebate for excess price charged। समझा क्या बात को? Misappropriating the amount collected from customer, subsequently adjusting his account by crediting the amount on account of allowance for account of allowance or rebate for excess price charged। मतलब आपने उससे 200 का बिलिंग किया, अब आपने क्या किया, उसको 150 आपने चार्ज कर लिया, मिस अप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट कलेक्टेड। एंड देन अब ये जो डिफरेंस है 50 का, अब आपने तो 50 चोरी कर दिए ना, तो आप इसको क्या बताएंगे ये 50 को, कि अरे भाई हमने ना ये 50 कहाँ गए, अभी 200 आने चाहिए थे, आपने तो 150 ही रिकॉर्ड करे। तो भाई कुछ नहीं, हम लोग क्या बोल देंगे, ये 50 है ना, उसको अलाउंस या रिबेट दिया, मतलब हमने सामने वाले को ये 50 का डिस्काउंट दिया था, वो गलती से ऐसा वैसा कुछ तो भी बहाना बना दे। क्रेडिटिंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ अनदर कस्टमर एंड सब्सिक्वेंटली विड्रॉइंग द अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। कुछ भी एडे से करने का, समझा क्या बात को? सो क्रेडिटिंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर टू द अकाउंट ऑफ अनदर कस्टमर, दूसरे कस्टमर को जानबूझ के दूसरे कस्टमर को दिखाने का। एंड फिर विड्रॉ दी अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड, अरे बताने का, अरे यार इससे गलत हो गया तो ये विड्रॉ कर लो इसको, ठीक है ना। मतलब यहां पे क्रेडिट टू रॉन्ग कस्टमर, फिर इसके बाद रिकॉर्ड रॉन्ग अमाउंट, एंड फिर उसके बाद ये तो अपना टीमिंग एंड लीडिंग। वेरिफिकेशन पढ़ लीजिए इसको, पढ़ना सब जरूरी है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, जनरल नॉलेज के बेसिस पे इसको लिख के आना जरूरी है। पढ़ो रे बच्चों। चलो नेक्स्ट वी गो ahead and talk about is the inventory frauds। इन्वेंट्री मतलब अपना क्या, स्टॉक, करंट एसेट। सो दे सिंपली रिमूव द गुड्स निकाल के लेके गए। बड़े बड़े होटल्स में ये लोग क्या करते हैं, दारू की बोतल उठा के निकल लेते हैं, तो प्रॉब्लम बराबर है। थेफ्ट ऑफ द गुड बराबर मे बी कंसील्ड बाय राइटिंग देम एज व्हाट, डैमेज गुड्स। एक तो चुरा लिया सीधा, या तो चोरी कैसे करेंगे, दिखा देंगे कि ये डैमेज है करके। So inventory records may be manipulated by the employees who have committed the theft। Inflating the quantities issued for production is another way, ज़्यादा भेज दिया, या stocks actually dispatched but not entered in the sales or debtors account। तो inventory इससे क्या हो जाएगी,
इन्वेंट्री ओवर स्टेटेड, ठीक है। ये पूरा पढ़िए वेरिफिकेशन का, और जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको आप मार्क करके रखना, ये बेसिक है एकदम ये। केपेबल ऑफ कन्वर्जन इनटू कैश का मतलब क्या हुआ कि दे आर व्हाट, क्या बोलेंगे उसको, दे आर रेडीली सेलेबल। तो वो इन्वेंट्री को ध्यान से देखना है। द लॉस में रिजल्ट ऑफ अ थेफ्ट बाय एन एम्प्लॉय वंस, ये एक बार हो सकता है या ये बार बार कर सकता है। व्हेन द सेम इज नॉट बीन डिटेक्टेड, तो ये बार बार करेगा मतलब इसको क्या हो जाता है यहाँ पे, इसको मिलता है देर इज वॉट अ टेम्पटेशन। एक बार चोरी कर ली, पकड़े नहीं गए, तो फिर क्या करता है वो, बार बार लगातार उसको करता है। सो देर इज वॉट वी से इज अ टेम्पटेशन। सच थेफ्ट्स आर पॉसिबल बाय वॉट, कल्यूजन अमंग एम्प्लॉयज, बराबर। कल्यूजन मतलब आप सबको पता है कमिंग टुगेदर। व्हाट दे डू इज कमिंग टुगेदर, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है और जिसके पास इन्वेंट्री का पोजीशन है, साथ में आते चोरी करते हैं। सो जो ट्रेडेबल स्टॉक है, रेडिली सेलेबल, उसमें चोरी होगी क्योंकि उसको टेम्पटेशन मिलेगा। देयरफॉर देयर डिटेक्शन, द एंटायर सिस्टम ऑफ रिसीट, स्टोरेज एंड डिस्पैच शुड बी रिव्यूड। सो उसके डिटेक्शन के लिए शुड बी रिव्यूड। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया आपको? नंबर 2, जो इन्वेंट्री इजीली चोरी हो सकती है, सेल हो सकती है, तो यहां पे इसको ऐसे ढूंढना है। नंबर 2, यू डिटरमाइन द फैक्टर्स विच हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर थेफ्ट। चोरी क्यों हो सकती है, वाई थेफ्ट में टेक प्लेस, ये आपके आप अपने आप को क्वेश्चन पूछो। सो इट कैन बी बिकॉज ऑफ व्हाट, इन्वेंट्री कंट्रोल का जो सिस्टम है, बराबर है, एंड द रिकॉर्ड, ये क्या होगा, ये वीक रहेगा। ये एब्सेंस ऑफ मतलब क्या कहते हैं सर, इट इज वीक कंट्रोल और रिकॉर्ड्स, एंड जो डेटा है, सफिशिएंट डेटा फ्रॉम सच रिकॉर्ड कैन बी कंस्ट्रक्टेड, तो वो डेटा भी नहीं है। सो ऐसे केस में द फर्स्ट स्टेप इन सच इन्वेस्टिगेशन is to establish different items of inventory defalcated and their quantities by checking physically the quantities of inventory held and shown in the inventory book. So what we have to do is physical verification जो है अपने को करना पड़ेगा कि अलग अलग आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री कौन सी है जो चोरी हुई है और उसमें रिकॉर्ड्स क्या मेंटेन करे हैं, वो आपको फिजिकली कंपेयर करना है। एग्जैक्ट ड्यूटीज ऑफ पर्संस आपने पता करना है, एंड आइडेंटिफाई द एक्सेसिव कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ सिंगल पर्सन। सो वापस इसको क्या है, अगर एक्सेसिव कंट्रोल मिल जाता है, सो देन देयर इज व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। सो ये सेकेंड पॉइंट है कि चोरी क्यों हो सकती है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन करो कौन से इन्वेंट्रीज में चोरी हुई है उसके रिकॉर्ड्स के साथ, और फिर जिसके पास जो ड्यूटी थी उसकी एग्जैक्ट ड्यूटीज को समझिएगा। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसके पास एक्सेसिव कंट्रोल होने के वजह से विदाउट सुपरविजन वो चोरी कर सकता है। देन आफ्टरवर्ड्स, एक बार ये पता चल गया, ऑल द रिसीट्स एंड इश्यूज ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्डेड इन द इन्वेंट्री बुक शुड बी वेरीफाइड। ऑल द रिसीट्स एंड इश्यूज should be what verified by reference to the goods inward and outward register, that is जो अपन क्या बोलते हैं स्टोर्स रजिस्टर से, उसे आप चेक कर लीजिएगा। बट इट इज नॉट चार्ज टू कस्टमर्स। सो स्टोर्स रजिस्टर में क्या पता चलेगा, जो गुड्स आए बिल्कुल भी नहीं आए बट उनका पेमेंट हुआ है,
तो भाई कहाँ गए वो, ऐसा। करो इसको रीड। हेरा फेरी करने का इन्वेंट्री का, उसके बाद क्या बताने का, जो शॉर्टेज है वो बोल बताने का कि भाई उस समय पे वेस्टेज ज्यादा हो गया, ऐसा। इंजीनियर से पूछने का सही में इतना शॉर्टेज होता या नहीं होता। कोवरसेंट मतलब क्या कहते हैं, ही विल बी मोर familiar with the factors, he will be more familiar with the factors responsible for shortage. गाइडेंस शुड बी टेकन फ्रॉम द पास्ट रिकॉर्ड, मतलब आपको ट्रेंड पता चलता है, या आपको नॉर्मल लॉस कितना होता है ये पता चलता है आपको, कैपेसिटी ऑफ मशीन, सो दैट कितने यूनिट्स बन सकते हैं। तो ये इन्वेंट्री के लिए ये सारी बातें आपको चेक करनी है। पेस्ट। एक बार फिर से बच्चों पूरे इस पे नजर घुमा लो यार। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फिजिकल वेरिफिकेशन। सेकेंड स्टेप जीआरएन में देख लो उसको, जीआरएन या तो अपना स्टोर्स रजिस्टर में चेक कर लो उसको। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में यहाँ पे जो ऊपर नीचे हुई है तो उसके लिए इंजीनियर को यूज करो, ट्रेंड को समझो, वेस्टेजेस की बात करो कितना हुआ है। तो ये सब एक बार फिर से पूरा नजर घुमा लो एक बार इसके ऊपर। जनरल पॉइंट्स अच्छे से पॉइंट फॉर्म में इसको लिख के आ जाना।
चलिए, so now let's talk about the indicators of fraud and the fraud diamond. फिर ये responses to fraud ऐसे 330, ये फिर खत्म ही हो गया ये तो। चलो भैया, सो लेट्स डिस्कस नाउ बच्चों द इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड। क्या क्या ऐसे बातें होगी, क्या क्या ऐसी बातें होगी जिससे आपको संकेत मिलेंगे कि भैया यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। चलिए आइए देखते हैं। सेवरल इंडिकेशंस ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द फ्रॉड इज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी मतलब देयर इज मिसमैच, इंक्लूडिंग नॉन रिकॉर्डिंग और पार्शियल रिकॉर्डिंग और इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग और डिलेड रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट्स, मिस क्लासिफिकेशंस एटसेट्रा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो वास्तविक में है और जो रियल में है वो मैच नहीं हो रहे। मतलब आपने मान लो कुछ सेल्स को आपने रिकॉर्ड नहीं किया, बराबर है, या आपने कैश सेल रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल्स, बराबर है, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग हुआ उसके लिए। डिलेड रिकॉर्डिंग ऑफ द अमाउंट्स, मतलब आप लेट कर रहे हो, बराबर कि नहीं। तो ऐसे इसको अपन क्या कहेंगे, इट इज वन ऑफ द इंडिकेशंस ऑफ व्हाट, फ्रॉड। नंबर 2, कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंसेस, बराबर कि नहीं। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब क्या कहेंगे, इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग एविडेंसेस। मतलब यहां पे एग्जाम्पल, कैश और स्टॉक फिजिकली वर्सेस एक्चुअल स्टॉक, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। सो डॉक्यूमेंट्स ही मिसिंग है उसको लेके, मिसिंग डॉक्यूमेंट्स, दैट इज कि उसके बिल्स, वाउचर्स, इनवॉइसेस, अग्रीमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। बिल्स, वाउचर्स, इनवॉइसेस, अग्रीमेंट्स कुछ भी नहीं है। सो इस वजह से या तो अनएक्सप्लेन्ड आइटम्स है इन रिकंसिलिएशन, सो एक मिसमैच है, बराबर, इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, एविडेंस है। एक रिकॉर्ड्स में ही आपको दिख रहा है गलत है, और एक दिख रहा है आपको कि एक सबूत ये बोल रहा है तो दूसरा सबूत वो बोल रहा है, तो भाई दोनों सबूत अलग अलग क्यों है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इंफॉर्मेशन अलग अलग है, एविडेंस अलग अलग है जो सेम होना चाहिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट इज अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्स, बराबर है, मतलब मैनेजमेंट जो बोल रही है वो हमें सही नहीं लग रहा है। सो डिनाइल ऑफ एक्सेस टू द रिकॉर्ड्स फैसिलिटीज, या टाइम प्रेशर, अनयूजुअल डिलेज इन प्रोवाइडिंग रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट इज पुटिंग व्हाट, लिमिटेशन ऑन वर्क ऑफ ऑडिटर्स, ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स लिख देता हूं। सो व्हाट दे आर डूइंग, आपके काम के ऊपर बाधाएं लगा रहे हैं। सो इसके लिए वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इट इज व्हाट, एन इंडिकेशन ऑफ फ्रॉड। And last, we will talk about other indications such as accounting policies variance in accordance with the industry norms or frequent changes. So indicators of fraud are DCU, DC universe, MCU, ऐसे DCU. So एक discrepancy, conflicting evidence या unacceptable management response. Fraud diamond, considering the 4 elements of fraud, especially some of the multi-billion dollar ones, would have not occurred without the right person with the right capabilities in place. Opportunities opens the doorway to fraud. Incentive and rationalization can draw the person towards it, but the person must have what, the capability to recognize the open doorway and opportunity and to take advantage of it by walking through not just once but time and time again. This gives rise to the fourth ability, the fourth element of what, the fraud. So क्या क्या फ्रॉड है, सबसे पहले आपको मौका मिलना चाहिए,
इंसेंटिव मतलब क्या, इच्छा होनी चाहिए, फिर अपॉर्चुनिटी, फिर रैशनलाइज एंड कैपेबिलिटीज। फ्रॉड डायमंड दैट इज 4 एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में मजा आएगा, is the concept established by David T. Wolf and Dana R. Hermansen. So they classified the fraud indicate 4 diamond as what? सबसे पहले इंसेंटिव मतलब आई वॉन्ट टू और आई हैव अ नीड टू कमिट द फ्रॉड, मुझे करना पड़ रहा है, मजबूरी है मेरी, बराबर। मतलब यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं कि इंसेंटिव मतलब व्हाट इज द मोटिव, कुछ करना, पैसे की जरूरत है, बच्चे की स्कूल फीस भरनी है, बराबर, कुछ भी काम हो सकता है, अपॉर्चुनिटी, इंसेंटिव। फिर वो इंसेंटिव मिलने के बाद यू टू फाइंड व्हाट द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या कहेंगे अपन, मौका, 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 मौका। तो उसे मौका मिलना चाहिए कि अगर उसने स्पॉट कर लिया कि भाई यहाँ पे वीकनेस है, देन वो उसको क्या कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, देन ओनली फ्रॉड इज पॉसिबल। मोटिव है, मौका भी है, मतलब वो कहते हैं ना, मौका है दस्तूर है। फिर उसके बाद रैशनलाइजेशन, अपने आप को कन्विंस कर लेना कि ये अगर चोरी करूंगा तो ये वर्थ द रिस्क है, बराबर। तो ये कन्विंस कर लो अपने आप को, और कन्विंस होने के बाद कैपेबिलिटी, नेसेसरी ट्रेड्स एंड एबिलिटीज टू बी द राइट पर्सन टू पुल इट ऑफ, कि हाँ भाई ये हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। I have to recognize this particular fraud opportunity and can turn it into what? Reality. So fraud में आप सबसे पहले इंसेंटिव क्यों करना है, मौका मिलना चाहिए, उसके बाद आप अपने आप को कन्विंस कर लो कि मुझे करना है, ये मौका मिल चुका है, और अब उसमें क्षमता आपकी होनी चाहिए कि क्या आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो या नहीं। दिस इज द फ्रॉड डायमंड। चलिए, रिस्पॉन्सेज टू फ्रॉड। ऐसे 330 स्टेट्स दैट, अब अपन ने रिस्पॉन्ड करना है। तो रिस्पॉन्ड मतलब जैसे ही आपको फ्रॉड पता चलता है, उसका ग्रेविटी देख के यू हैव टू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द प्रोसीजर्स दैट यू हैव टू परफॉर्म टू डिटेक्ट द फ्रॉड। तो पहले आप क्या करते हो, रिस्क पता करते हो, बराबर है। जैसे ही आप रिस्क असेस कर ली, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, तो दिस इज व्हाट यू डिटरमाइन, ठीक है। States the auditor's responses to the assessed risk. Auditor to assign and supervise personnel taking into account, assign and supervise what? The personnel taking into account the knowledge, skill and ability of the individuals, and then select what? The nature, timing and extent of the audit procedures. कौन से लोग लगाने हैं, बराबर। Evaluation of the selection and application of accounting policies by entity. Incorporation of element of unpredictability, that is we have to put in place what? Surprise checks in selecting the nature, timing and extent. Responses to risk related to management override controls includes testing the appropriateness of journal entries and other adjustments made in the preparation of financial statements. Auditor need to assess the fraud risk factors due to incentive, pressure, opportunity, attitudes and rationalization. The responses to fraud will include communications to management with those charged with governance. पढ़िए इन पॉइंट्स को भाई, बहुत जनरल पॉइंट्स हैं ये।
चलो समरी बनाते हैं इसकी, तो याद होएगा। फ्रॉड डायमंड में कौन सी चार बातें बोली थी? ये तो मतलब बस यूं ही लिख रहे हैं अपन नोट्स में। इंसेंटिव, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन, एंड उसके बाद कैपेबिलिटी। इसको देख के इसे 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। तो इसमें उसने क्या करना चाहिए? फर्स्ट, he has to determine nature, timing and extent of ऑडिट प्रोसीजर्स। क्योंकि जो रिस्क उसको पता चलती है उसके हिसाब से इज टू डिफाइन व्हाट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो ये रिस्क जो उसे पता चलती है, इसमें उसने क्या ध्यान में रखना चाहिए? मतलब वहां पे उसने ध्यान में रखना चाहिए ही शुड असाइन एंड सुपरवाइज सही लोगों को, असाइन एंड सुपरवाइज पर्सनल, बराबर, जिसको इसके डिटेक्शन में नॉलेज है। फिर उसके बाद जो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो एंटिटी ने अडॉप्ट करी है उसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे। एंड लास्ट में देयर शुड बी एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। तो वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि व्हाट वी हैव टू डू इज responses in relation to management override of what, controls। तो अपन ने क्या करना चाहिए इसमें? वी शुड टेस्ट जर्नल एंट्रीज एंड व्हाट अदर, दूसरे रिकॉर्ड्स। अब क्या कर लो, अब दूसरे रिकॉर्ड्स चेक कर लो, जो एडजस्टमेंट्स है वो चेक कर लो। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, एस्टिमेट्स वगैरह वो चेक कर लो। एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कहता है? द रिस्पॉन्स इज टू असेस फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। और वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स कौन से होंगे? वो अपने इंसेंटिव, या आप प्रेशर की वजह से कर रहे हो, या वी टॉक अबाउट इज अपॉर्चुनिटीज एंड आपका एटीट्यूड। इंसान का इंसेंटिव अगर मिलता है या प्रेशर है या उसकी फितरत ही वैसी है, मौका मिल रहा है, तो वो हिसाब से वो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। नोट करो इसे।
चलो हरी अप गाइस। आगे बढ़े। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या कहता है कि ऑडिटर्स एबिलिटी टू डिटेक्ट फ्रॉड डिपेंड्स ऑन कौन से फैक्टर्स। सबसे पहला वो बोलता है स्किलफुलनेस ऑफ परपेट्रेटर, मतलब जो चोरी किया है ना वो। स्किलफुलनेस ऑफ परपेट्रेटर मतलब we talk about is the ability of person committing fraud। भाई अगर वो बहुत तेज है, बहुत होशियार है, चालाक है, वेरी चालाक ब्रो, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अपने को वो डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वो कौन फ्रॉड कर रहा है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अपना एबिलिटी टू डिटेक्ट डिपेंड करेगा। दूसरा, अब वो चालाक तो है बट क्या कहते हैं, द फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन। भाई देखो, अगर वो फ्रीक्वेंसी और मैनिपुलेशन अगर वो कम है तो डिटेक्शन के चांसेस भी कम है, क्योंकि वो क्या है, बहुत कम बार हुआ है ना, तो एकदम से नजर में नहीं आएगा। समझा क्या? बट ऑन दी अदर हैंड अगर उसका फ्रीक्वेंसी या मैनिपुलेशन अगर ज्यादा है तो वो नजर में आ जाएगा, तो डिटेक्शन क्या है उसका ज्यादा हो जाएगा। तो कैसा फ्रॉड हो रहा है वो उसका स्किलफुलनेस, उसका फ्रीक्वेंसी वो देखने का है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग हमेशा पढ़ रहे थे, डिग्री ऑफ व्हाट, कल्यूजन, मतलब कितना आप, हाउ मेनी पीपल एंड हाउ ऑफन दे कम टुगेदर फॉर फ्रॉड। तो जितने ज्यादा 7 लोग आएंगे उतना गहराई में फ्रॉड होगा और उतना उनका क्या वो सर्कल टाइट रहेगा, तो उस वजह से वो फ्रॉड को अपने को ढूंढना मालिक वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अमाउंट ऑफ फ्रॉड। ठीक है ना? अगर इसका अमाउंट कम है, चिल्लर अमाउंट है, तो वो छोटा अमाउंट डिटेक्शन होने के चांसेस भी कम। ज्यादा बड़ा हाथ मारा है साले ने, तो डिटेक्शन का चांसेस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? एंड उसके बाद आखिरी में सीनियोरिटी, बराबर के नहीं। सीनियोरिटी मतलब मोर सीनियोरिटी, मोर पावर, so less chance to detect and vice versa। तो ये सारे फैक्टर्स है दोस्तों कि जिसके वजह से ऑडिटर की एबिलिटी वो फ्रॉड को डिटेक्ट करने में अफेक्ट हो सकती है। क्लियर है?
लिखो इसको। चलो, सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये वाले पॉइंट्स पढ़ लो एक बार। स्किलफुलनेस ऑफ द परपेट्रेटर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री ऑफ कल्यूशन। तो इधर मेरे बच्चों वी कंप्लीट विथ व्हाट, द फ्रॉड। तो जो भी फ्रॉड के टाइप्स, उसको कैसे डिटेक्ट करना, तो ये वो सब यहाँ पे बातें खत्म हो जाती है। अभी एक लास्ट जो है वो बचते हैं कुछ पॉइंट्स, अपना 1.5 पेज, देन दिस चैप्टर इज व्हाट ओवर, मतलब दिस यूनिट इज ओवर। अभी बात होती है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल और फर्म प्रपोजिंग टू बाय अ बिजनेस। बच्चों एक बात ध्यान में रखना, हम लोग ने एक ड्यू डिलिजेंस करके कॉन्सेप्ट सीखा था, आपको याद है क्या आपको? हाँ जी सर याद है ना, क्यों नहीं? सो ध्यान में रखना, मोस्टली ड्यू डिलिजेंस कब यूज होता है मालूम? कि जब एक कंपनी, ठीक है, दूसरे कंपनी का बिजनेस जब एक्वायर करती है, तो ऐसे टाइम पे यूजुअली हम लोग ड्यू डिलिजेंस ये वर्ड यूज करते हैं। बट अब ये इन्वेस्टिगेशन की जब बात करते हैं, तो कोई भी मतलब अदर देन कंपनी टू कंपनी वाला, अदर देन कोई भी कॉम्बिनेशन रहे, मतलब मान लो इंडिविजुअल को कंपनी को एक्वायर करना है,
या किसी कंपनी को इंडिविजुअल का बिजनेस एक्वायर करना है, या इंडिविजुअल को इंडिविजुअल का बिजनेस, या फर्म को इंडिविजुअल का बिजनेस, या इंडिविजुअल को फर्म का बिजनेस, कैसा भी कुछ भी रहे, तो उसके लिए जो मैटर रहेगा वो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन। ड्यू डिलिजेंस ये टेक्निकली तब यूज होता है। अंडरस्टूड? यस। सो ऑन बिहाफ ऑफ दिस, स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन is to enable the purchaser to decide whether it is worthwhile to buy the business। सिंपल है भाई। ये इन्वेस्टिगेशन का फंडा प्रिंसिपल क्या है कि क्यों करना है इन्वेस्टिगेशन, कि वर्थ इट रहेगा क्या भाई, ये फीजेबल रहेगा क्या आपके लिए कि खरीदना है इसको। सो द इन्वेस्टिगेशन शुड बी ऑन द सेम लाइन एज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। एडिशनल मैटर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में तो अपन को देखना है उसका बुक वैल्यू, फिर पर शेयर प्राइस क्या है उसके हिसाब से। सो इन केस प्रोप्राइटरी कंसर्न और पार्टनरशिप को अगर खरीदना है या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी को खरीदना है तो क्या क्या करेंगे, मतलब किसी को भी इधर इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस खरीदना है या लिमिटेड कंपनी का बिजनेस खरीदना है, उसके बारे में बात हो रही है। सिंपल बेसिक पॉइंट्स को समझते हैं। क्यों बेच रहे हो भैया बिजनेस, बराबर के नहीं। लेंथ ऑफ लीज अंडर विच आपके प्रीमाइसिस है, पेटेंट्स का अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ द पेटेंट्स, एज ऑफ द प्रेजेंट मैनेजरियल स्टाफ, कितने जवान और बूढ़े लोग हैं, bulk of sales are made to the customers whose number is small, profitability of the business would be greatly shaken on, क्या कहते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी शेकन ऑन विड्रॉइंग द सपोर्ट। तो अगर बहुत कम लोगों के ऊपर आपका बिजनेस निर्भर करता है तो द वैल्यूएशन शुड बी प्लेस्ड on goodwill to determine what is appearing in the books more or less, if none is included to determine the amount। so बस यही है क्यों आप बिजनेस को बेचना चाहते हैं। और अगर वो इंडिविजुअल या पार्टनर्स रिटायर होते हैं, सो इफेक्ट ऑफ टर्नओवर ऑन रिटायरमेंट। देखो क्या होता है, एक्स पर्टिकुलर पर्सन, अगर ये एक्स पर्सन काम कर रहा है और अब उसके जगह ये वाई पर्सन काम करता है, तो क्या इसका इंपैक्ट रहेगा क्या। मैं, अरे मतलब फैमिली बिजनेस में भी होता है भाई, मैं काम करूं और मेरे पापा काम करें तो उसमें फर्क पड़ता है कि बिजनेस होगा या नहीं होगा। नहीं बोलते आपके पापा से ही बात कराओ। तो भाई इंपैक्ट क्या है, अगर एक रिटायर हो जाए और दूसरा आ जाए तो उसका कुछ इंपैक्ट होने, वो बात को इन्वेस्टिगेट करिए। फिर जो प्रॉपर्टीज आपने लीज पे ली है तो वो कब तक है, उसका रिन्यूअल या एक्सटेंशन हो सकता है क्या, पेटेंट्स के अनएक्सपायर्ड पीरियड, स्टाफ का एज, अगर आप कम लोगों को ज्यादा माल बेच रहे हो तो अगर वो कम लोग चले गए तो बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होगा, एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लिमिटेड कंपनी के लिए क्या देखेंगे अपन, उनका ऑथराइज्ड एंड इश्यूड कैपिटल, अनकॉल्ड लाइबिलिटी, ये हमने ऑलरेडी देखा ये पहले, डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर्स, द डिविडेंड्स पेड इन द पास्ट, कोई मॉर्गेज या चार्ज क्रिएटेड है क्या, प्राइस एट द शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड, क्या दाम पे ऑफर कर रहे हो, ऐसा। ये कंपनी का पढ़ लीजिए एक बार, जनरल पॉइंट्स है एकदम मस्त चैप्टर है, एकदम बढ़िया सर। चलो बच्चों लोग, इन्वेस्टिगेशन टू रिव्यू द प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट।
There are many investigations which involve examination of future profits. Profit reports can be required as a part of general investigation और बाय बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कि इनका फ्यूचर कैश फ्लो क्या रहेगा या प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगा ताकि हम लोग उन्हें लोन दे या ना दे. Such forecasts are not capable for verification, which present the results of completed. Normally, such situation involves special review and depart from the traditional role of expressing the opinion. तो हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में हम लोग बस क्या कर सकते हैं, स्पेशल रिव्यू कर सकते हैं और उसमें हम लोग कहेंगे कि बॉस क्या बोलते हैं कि अजम्पशंस वगैरह जो लिए हैं आपने वो अजम्पशंस बराबर है या नहीं है वो हिसाब से. ठीक बात. यस. सो आज के लिए इतना ही. कल मिलेंगे फोरेंसिक ऑडिट. काफी इंटरेस्टिंग और बढ़िया मजेदार टॉपिक है. सो टुमारो विल कंप्लीट फोरेंसिक ऑडिट ऑल्सो. छोटा सा टॉपिक है एकदम और मजेदार है. मतलब कभी आपके बचपन में अगर ऐसी ख्वाहिश थी कि सीआईडी जैसा काम करे सर तो वो टॉपिक आपके लिए है. ठीक है. सो सी यू गाइस टुमारो गाइस. बाय बाय. टेक केयर.